गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्रव का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स है वो सब इस पर डिपेंडेंट है। जैसे आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तनु घोल का अणुसंख्य गुणधर्म, जिसमें पहला नाम आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और चौथा पराशर दाब। इस चार अणुसंख्य गुणधर्म को समझने के लिए ये वाष्प दाब वेपर प्रेशर का ये क्लास एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। इसलिए आप बहुत बारीकी से इस क्लास लेक्चर को ध्यान से समझें और एक दो बार पूरा कंप्लीट करने के बाद भी देख लें, ताकि आगे का क्लास बहुत ही आसान हो जाएगा केवल इस क्लास के बल पर, इस वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट के बल पर। तो स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसको बताने के लिए हम एक एग्जांपल का हेल्प ले रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको आज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये है एक क्लोज कंटेनर जिसमें कि एक लिक्विड को लिया गया है, एक द्रव को लिया गया है, जिसके कंपोनेंट को हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप सभी को इतना बात समझ में आना चाहिए कि जब किसी कंटेनर में आप भी किसी द्रव को लेते हैं या जल को लेते हैं तो क्या होता है, जैसे गर्मी के दिनों में अक्सर आप रात में सोते समय ग्लास में पानी रखकर ऊपर से एक पेपर से ढक देते हैं, तो आप क्या देखते हैं कुछ देर बाद या सुबह में कि पेपर पर कुछ पानी का कुछ बूंद चिपका हुआ है, पानी का वाटर का कुछ ड्रॉप्स उस पर सटा हुआ है। ये कैसे हुआ? तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि इस क्लोज कंटेनर में हम लिक्विड लेके, तो निश्चित है कि ये लिक्विड का मॉलिक्यूल इस सरफेस को छोड़कर धीरे धीरे वेपर फेज में जाएगा। तो यहाँ रूम टेम्परेचर पर ही इस लिक्विड को लिया गया है। आप रूम टेम्परेचर पर ही ग्लास में पानी रखते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां वाटर का कुछ ड्रॉप्स पेपर पर या फिर कुछ प्लेट से ढके हैं तो उस पर चिपका हुआ है। तो वैसे ही यहाँ इस कंटेनर में लिक्विड को लिए तो लिक्विड का मॉलिक्यूल धीरे धीरे लिक्विड से वेपर फेज में जाएगा, यानी कि कंटेनर के बर्तन के खाली भाग में इकट्ठा होगा। तो इस कंटेनर में एक प्रोसेस शुरू हो गया जिसका नाम है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होता है, तो आप इसको वाष्पीकरण नाम देते हैं, वेपराइजेशन। और जब कभी ऐसा होता है कि लिक्विड का ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जब इकट्ठा हो जाता है तो वेपर का भी मॉलिक्यूल फिर से ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि इस बर्तन में पहले हम लिक्विड को लिए तो उसका मॉलिक्यूल वाष्पित होकर बर्तन के खाली भाग में इकट्ठा हुआ, तो वहां जो प्रोसेस हुआ उसका नाम दिए वाष्पीकरण। और जब वाष्प का मॉलिक्यूल ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उस प्रोसेस को हम कहने लगे संघनन। तो इस बर्तन में एक साथ दो काम हो रहा है, पहला वाष्पीकरण का और दूसरा संघनन का। कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय बीतने पर क्या होगा, जिस स्पीड से लिक्विड का मॉलिक्यूल्स, जिस स्पीड से लिक्विड का अवयव, द्रव का अवयव सतह को छोड़कर वाष्प में जाएगा, उतना ही स्पीड से वाष्प का मॉलिक्यूल ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ वाष्पीकरण की दर संघनन के दर के इक्वल है।
यानी वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के इक्वल है, तो ये हमारा निकाय, ये हमारा तंत्र अपने साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो आज के बाद जैसे ही हम बोलेंगे साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो समझ जाइएगा कि वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के इक्वल है। जितना मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहा है उतना ही मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में आ रहा है। तो क्या है द्रव का वाष्प दाब, अब आप समझ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब साम्य अवस्था में वाष्प अवस्था के अणुओं के द्वारा, साम्य अवस्था में वाष्प अवस्था के अणुओं के द्वारा द्रव के सतह पर जो दाब उत्पन्न किया जाता है, साम्य अवस्था में वाष्प अवस्था के अणुओं के द्वारा द्रव के सतह पर जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। इस द्रव के वाष्प दाब का अध्ययन दो टर्म में किया जाता है। पहला, जब इसमें वाष्पशील घुलने मिलाया जाए, और जब अवाष्पशील घुलने मिलाया जाए। तो जब वाष्पशील घुलने मिलाया जाएगा तो एक बार उस समय हम लोग स्टडी करेंगे, और जब घुलने अवाष्पशील होगा तब एक बार हम लोग वाष्प दाब का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें इस बर्तन में केवल हम एक सिंगल लिक्विड, एक द्रव कर लिए, तो द्रव घोल नहीं है, और हम लोग घोल का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इसमें अब घुलने मिलाना है। तो अगर हम इसमें घुलने मिलाएंगे और घुलने जो होगा हमारा वाष्पशील होगा, तो सोचिए क्या होगा। ये है आपका क्लोज कंटेनर जिसमें आप घोलक के रूप में लिक्विड बी को लिए हैं, द्रव बी को लिए हैं, और इसमें अवाष्पशील घुलने मिला रहे हैं। और अवाष्पशील घुलने कौन है? ए अवाष्पशील घुलने है, यानी कि ये भी ए जो है वाष्पशील घुलने है, तो ए भी वाष्पित होगा और बी भी वाष्पित होगा। यानी जब हम वाष्पशील घुल इसमें मिलाएंगे तो ए और बी दोनों के अवयव इस बर्तन के खाली भाग में इकट्ठा होंगे। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि जब हम इस द्रव में एक बार वाष्पशील घुलने मिलाएंगे तब वाष्प दाब का अध्ययन करेंगे, और एक बार अवाष्पशील घुलने मिलाएंगे तब वाष्प दाब का अध्ययन करेंगे। तो जब वाष्पशील घुलने मिलाएंगे तो वाष्पशील का अर्थ है कि दोनों का अणु स्वतः छोड़कर वाष्प अवस्था में जाएगा, तो दोनों का अवयव आपको वाष्प अवस्था में देखने के लिए मिलेगा। तो निश्चित तौर पर दोनों के अवयवों के द्वारा द्रव के सतह पर दाब डाला जाएगा। तो जब दोनों के अवयवों के द्वारा द्रव के सतह पर दाब डाला जाएगा तो आपको बता दें कि घोल का कुल वाष्प दाब जो होगा वो दोनों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। क्योंकि डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने अपना एक नियम दिया था, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, और ये क्या कहता है, इसको आप देख ले, यहाँ समझ ले। क्या कह रहा है कि अगर दो गैसीय मिश्रण, मतलब दो गैस है, एक गैस ए है और एक गैस बी है, इस दोनों गैस को अगर हम एक बड़े से कंटेनर में मिक्सअप कर दें तो जो कुल दाब होगा, यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा वो गैस ए और गैस बी के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। यानी जब दो परस्पर अभिक्रिया न करने वाले गैसों को एक दूसरे से मिश्रित किया जाता है तो जो कुल दाब होगा गैस का वो प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। यानी Pt इक्वल Pa प्लस Pb। इसका अर्थ है कुल दाब बराबर गैस A का आंशिक दाब प्लस गैस B का आंशिक दाब। तो ये है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। हम अब बात करते हैं यहाँ अब वाष्पशील घुलने मिलाने पर। तो जब वाष्पशील घुलने मिलाएंगे तो घोल का जो कुल वाष्प दाब होगा, घोल का जो कुल वाष्प दाब होगा वो घुलने यानी कि घुलने और घोलक दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। घुलने के आंशिक दाब को हम दिखाए हैं Pa से और घोलक के आंशिक दाब को हम दिखाए हैं Pb से। और ये Ps क्या है? घोल का कुल वाष्प दाब,
तो पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि जब घुल्ले वाष्पशील होता है तो जब वाष्पशील घुल्ले को गोलक में मिलाया जाता है तो घुल्ले एवं गोलक दोनों के अवयव वाष्प अवस्था में वर्तमान होते हैं। तो गोल का कुल वाष्प दाब घुल्ले एवं गोलक के आंशिक वाष्प दाब पर निर्भर करता है। तो डाल्टन का आंशिक दाब के नियमानुसार वाष्पशील घुल रखने वाले घोल का कुल वाष्प दाब घुल्ले और घोलक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यहाँ ये घुल्ले ए का आंशिक वाष्प दाब है और ये पीबी घोलक बी का आंशिक वाष्प दाब है। यहीं पर थोड़ा सा और हम बता देते हैं कि जब अवाष्पशील घुल्ले यहाँ मिलाया जाएगा तो अवाष्पशील घुल्ले मिलाया जाएगा तो बताइए पहले से बी का कंपोनेंट था, केवल बी था और इसमें अवाष्पशील घुल्ले ए आ गया। अवाष्पशील का अर्थ है कि ये सतह को छोड़कर ऊपर नहीं जाएगा। तो आप ही बताइए जब नहीं जाएगा तो यहाँ केवल किसका कंपोनेंट मिलेगा, बी का। तो बी का ही अवयव केवल सतह पर दाब डालेगा। तो इस केस में घोल का जो कुल वाष्प दाब होगा वो केवल घोलक के आंशिक वाष्प दाब पर निर्भर करेगा। यानी घोल का कुल वाष्प दाब बराबर घोलक का आंशिक वाष्प दाब, क्योंकि यहाँ एक भी घुल्ले का वाष्प अवस्था में नहीं जाएगा। तो दोनों दो कॉन्सेप्ट है कि जब वाष्प से घुल्ले मिलाएंगे तो घोल का कुल वाष्प दाब घुल्ले और घोलक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। और जब अवाष्प से मिलाएंगे जो वाष्पित नहीं होगा तो उस केस में घोल का कुल वाष्प दाब केवल घोलक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। अब इसको एक सिस्टमैटिक वे में ठीक से अच्छी तरह बाय कैलकुलेशन करते हुए जरा देख लिया जाए। तो अभी तक जो हम बताए उसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि वाष्पशील घुल्ले मिलाने पर घोल का कुल वाष्प दाब घुल्ले और घोलक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब वाष्पशील घुल्ले मिलाया जाएगा तब। और अब बात करते हैं डाल्टन के आंशिक वाष्प दाब के नियमानुसार वाष्पशील घुल्ले रखने वाले घोल का कुल वाष्प दाब घुल्ले एवं घोलक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अर्थात PS बराबर PA प्लस PB, समीकरण नंबर 1। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है, नियम आता है और वो है राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, आपको बता दें कि ये राउल्ट का नियम बहुत बार आने का रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या है यहाँ पर बताने जा रहे हैं। घोल के किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब अपने मोल अंश के समानुपाती होता है। घोल के किसी अवयव का आंशिक दाब और आंशिक वाष्प दाब अपने मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी अगर हम घुल्ले ए के लिए बात करें तो ये है आंशिक वाष्प दाब घुल्ले ए का और ये है आंशिक वाष्प दाब घोलक बी का। तो ये अपने मोल अंश के, आप लोगों को याद होगा मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई ए और ये है काई बी। तो ये अपने अपने मोल अंश के समानुपाती होगा। यहाँ घुल्ले के लिए चल रहा है और यहाँ घोलक के लिए। तो क्या कर रहा है कि किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब ये है
घुल ए का और ये गोलक बी का। तो आंशिक वाष्प दाब अपने मोलस के समानुपाती होता है। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटते ही आता है पी नॉट ए एक से, और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटते ही आता है पी नॉट बी। ऐसे पी नॉट ए पी नॉट बी के बारे में पूरा डिटेल में आ रहा है नेक्स्ट लेक्चर में। जब खुले अवाष्पशील होता है तो उस केस में पी नॉट ए पी नॉट बी पूरा डिटेल बताया जाएगा। ये है भी तो क्या है, फिलहाल थोड़ा सा जान लीजिए। पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में घुलने का वाष्प दाब है और पी नॉट बी जो है शुद्ध अवस्था में घुलक का वाष्प दाब है। अब इस समीकरण 2 और 3 का मान इक्वेशन putting the value of equation 2 and 3 in equation 1। समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 रखने पर PS इक्वल क्या जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये था वाष्प से खुल रखने वाले घोल का कुल वाष्प दाब का मान। यही फाइनल सूत्र है। जब कोई घोल में वाष्प से घुलने होगा तो उसका कुल वाष्प दाब पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल होगा, जहां पी नॉट ए क्या है, तो पी नॉट ए है शुद्ध अवस्था में घुलने का वाष्प दाब। पी नॉट पी ए क्या है, घुलने का आंशिक वाष्प दाब, और पी नॉट बी क्या है, तो ये है शुद्ध अवस्था में घोलक का वाष्प दाब, और बी क्या है, घोलक का आंशिक वाष्प दाब, और पीएस क्या है, घोल का कुल वाष्प दाब। तो ये था आपका आज का क्लास। एक बार फिर से आज के क्लास का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहला कि द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। तो साम्य अवस्था में वाष्प अवस्था के अणु के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। जब घुलने वाष्पशील यानी वाष्पशील घुलने को जब आप मिलाएंगे किसी द्रव में, वहां घोल बनेगा, तो घोल का कुल वाष्प दाब घुलने और घोलक दोनों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन कि जब अवाष्पशील घुलने को मिलाएंगे तो घोल का कुल वाष्प दाब जो होगा वो केवल घोलक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। और एक चीज और, राउल्ट्स का नियम क्या है, तो घोल के किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब अपने मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये रहा आपका कंप्लीट क्लास जो पूरा हुआ। और अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोग अब ध्यान देकर सीरियस वे में स्टडी करेंगे, और यहाँ से आपका चैप्टर का मेन पोर्शन शुरू होता है। एक भी लेक्चर मिस होने पर आगे का पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे हम क्लास में गाइड करते थे वैसे यहाँ भी गाइड कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा
मजा आएगा आज आगे पढ़ने में, लेकिन तब इंजॉय करेंगे आप पढ़ाई में जब आप लगातार हर लेक्चर के हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुने, तो आपका पढ़ाई एकदम आसान होने जा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम आपके पढ़ाई के प्रति मेहनत कर रहे हैं, समझा रहे हैं ठीक से, तो आप जो भी अदर स्टूडेंट हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी सुझाव हो जरूर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।